हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद हिंदी। तो सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को मेरे इस टीम की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2024 वर्ष मंगलमय हो और आप सभी खुशहाल रहें, इसकी कामना हम ईश्वर से करते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे इस नए अंक में, नए साल के पहले अंक में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे मित्र प्रेम गुप्ता जी। उनसे जानते हैं क्या घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं और देश में उन घटनाओं का क्या प्रभाव हो सकता है। प्रेम जी, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और आपका वर्ष मंगलमय हो, इसकी कामना हम सभी हमारे दर्शकों की तरफ से करते हैं। आपको भी बधाई नए साल की, और दर्शकों को भी नए साल के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका आने वाला वर्ष 2024 मंगलमय हो, यही कामना है हमारी। तो प्रेम जी, एक भारतीय के लिए ये वर्ष का पहला दिन ही एक खुशखबरी भरा रहा, जिसमें खबर आई कि पाकिस्तान में मसूद अजहर मारा गया। और आज ही एक ताज़ा खबर भी आई है जिसमें ईरान में एक बम धमाका हुआ है जिसमें करीब 103 लोग मारे गए हैं। तो ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कहाँ तक इस खबर में सच्चाई है और क्या है इस खबर के पीछे की वजह। पहले हम बात करेंगे मसूद अजहर के बारे में। जी हाँ। तो ये जो खबर है कि मसूद अजहर बम ब्लास्ट से मारा गया, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस खबर को लीक किया। तो मेरा कहना है कि दोस्तों, मसूद अजहर 2019 के में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो अभिनंदन जो पकड़ा गया था, हमारा पायलट अभिनंदन पकड़ा गया था, जिससे एक दिन बाद पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, तो ये उसी समय मसूद अजहर मारा गया था इसको। लेकिन पाकिस्तान तो बताएगा नहीं, पाकिस्तान इसको छुपा के रखेगा। पाकिस्तान इसको छुपा के रखा, लेकिन अब उसके बाद मसूद अजहर है नहीं। तो अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान के आईएसआई ही वो उग्रवादियों का सफाई कर रहे हैं, जो भी भारत विरोधी है जी। ऐसा उनको इसलिए करना पड़ रहा है कि फैटफ की जो लिस्ट आने वाली है उसमें हो सकता है पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आ जाए। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान खुद ही, जो पहले जिनको एसेट समझता था, अभी वो उनके लिए लाइबिलिटी हो गए। तो इसी तरह ये अभी भारत का दबाव पाकिस्तान पे इतना है और आईएमएफ पे इतना है, अगर वो इन उग्रवादियों का सफाया नहीं करेगा तो उसको आगे जो लोन मिलने वाला है, लोन मिलेगा नहीं। तो उसी क्रम में अभी इस चीज़ को लीक किया गया है कि मसूद अजहर भी मारा गया है। लेकिन मसूद अजहर 5 साल पहले ही 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक में मारा गया है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद से उसकी कोई भी वीडियो आई नहीं, कोई भी वॉइस वाली क्लिप भी नहीं आई, वीडियो वाली भी क्लिप नहीं आई। तो इसी से मालूम चलता है कि 2019 में ही मारा गया। बस पाकिस्तान उस बात को छुपा के रखा था। अभी वो बस वो एक मीडिया, जैसे उनके प्रोपेगेंडा मीडिया करता है, उसी हिसाब से जस्ट बता दिया कि ये मारा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो 2019 में ही मारा गया है। अब हम दूसरे खबर पे आते हैं। ईरान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जी। और बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे हुआ है, तो लोग शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये उनका एक कमांडर था, कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिका ने 2020 में ड्रोन अटैक करके ईरान के एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। 2:30-3 बजे करीब निकल रहा था, उसकी टीम जा रही थी। 2:30-3 बजे भोर का समय था, ड्रोन अटैक हुआ, वो मरे, उसके साथ 5-6 आदमी और मरे। तो ये काफ़ी पावरफुल कमांडर था ईरान का। तो इसके मरने पे करीब ईरान में 10 दिन का शोक मनाया गया था। काफ़ी उस समय ईरान और अमेरिका का टेंशन काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन ईरान तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका जहाँ पे है तो वहाँ ईरान क्या कर सकता है। ईरान खाली कुछ 1-2 रॉकेट वगैरह भी, जो उसका अमेरिका का जो भी स्टेशन है, जो भी गल्फ कंट्री में स्टेशन है, वहाँ 2-3 रॉकेट छोड़ा, उसके बाद फिर चुपचाप बैठ गया। तो उसकी बरसी थी, मतलब एक नेता की बरसी है और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और बॉम्ब ब्लास्ट में 103 आदमी मारे जाते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या इनकी सोच है। एक बरसी में वो इकट्ठा होते हैं
और वहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है, माने मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जी तो ये धर्म, इनको धर्म का फेम इन पे इतना, धर्म का नशा इतना चढ़ा रहता है कि ये अपने को ही मारते हैं, जी अपने को ही मारते हैं, अपने मरते भी हैं, और इनको कोई तकलीफ नहीं, बोलेंगे शहीद हो गया, 72 हूर के पास चला गया। जी तो मैंने आज मुसलमान को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी जी मैंने आज सारा वर्ल्ड इनसे दहशत में रहता है। फ्रांस ने कहा कि हम इनको निकालेंगे, जो भी आ गए हैं यहाँ पे उनको निकालेंगे। इटली ने कहा हम भी निकालेंगे। नेदरलैंड ने कहा हम भी निकालेंगे। ब्रिटेन ने कहा हम भी निकालेंगे। इनकी सोच गजब की है। ये तो अपने देश में रह नहीं पाते हैं और दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी बवाल करते हैं, बिना मतलब का बवाल करते हैं। कुछ दिन शांति से रहे, जैसे थोड़ा इनको छत पे छत आ गया, खाने को रोटी मिलने लगा तो उत्पात करने लगते हैं। जी। तो ये एक अजीब, माने क्या बोला जाए, अब इसके धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। जी अगर ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं, हर कोई इनसे घृणा करेगा। जी। तो प्रेम जी, जब बाकी के देश इनको निकाल रहे हैं तो भारत को क्या करना चाहिए? हमारे अमित शाह जी जो पिछले दिनों वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA कानून, जो आज भारत में इसकी बहुत ज़ोरों से चर्चा हो रही है और पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी ज़ोरों से चर्चा है कि भारत इसको लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो CAA कानून है, वो तो भारत में लागू होकर ही रहेगा। तो क्या भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है? आप क्या इस पे अपना टेक देंगे? भारत तो बिल्कुल सही कर रहा है कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो कानून है, ये उन नागरिकों के लिए है, उन माइनॉरिटी के लिए है जो कि हमारे आसपास जितने भी मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जैसे हिंदू हो गए, जैनिज हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, अगर वो भारत में आना चाहते हैं और प्रॉपर अप्लाई करे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, पेपर के साथ अप्लाई करे, तो भारत उनको अपने यहाँ बुलाएगा, अपने यहाँ की नागरिकता देगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यही एक्ट है, इसको अमित शाह जी लागू करना चाहते हैं। और ये इसका माने किसी यहाँ के मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान मौलवी, कुछ नेता जो देश विरोधी नेता हैं, जो कि भाजपा विरोधी नेता है, वो सब इसको अलग हिसाब से मुस्लिम को समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी 2024 चुनावी वर्ष है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 4 साल हमको काम करेंगे और 5वें साल पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये उनका पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। इससे उनको उनका जो सोच है कि इससे आने वाले चुनाव में हमें फ़ायदा होगा, ये सोच तो सही है, लेकिन उनको फ़ायदा हो ना हो, देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि देश में अभी भी काफ़ी फालतू के लोग घुसे हुए हैं, रोहिंग्याई काफ़ी घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी काफ़ी घुसे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो क्राइम का ग्राफ है उसको बढ़ाने में इन लोगों का काफ़ी हाथ रहता है। अगर हम देखें तो 70% 80% लोग इन्हीं लोगों का हाथ रहता है। कोई भी क्राइम हो, कहीं भी कुछ हो, लूट हो, मार हो, कहीं भी आप देखिएगा, समाज में अशांति होती है, कोई पूजा होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो इनका ही जनरली हाथ रहता है। तो ये लाना काफ़ी अच्छा है, देश के लिए भी हितकारी है और देश के नागरिकों के लिए भी हितकारी है, क्योंकि हम कहीं भी अमेरिका, यूरोप में कहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर वीज़ा लेके जाते हैं, और उतना दिन के बाद अपने को वहाँ से 60 डेज़ का वीज़ा, 90 डेज़ का वीज़ा रहता है, उतने दिन के बाद हमको वापस लौटना है, नहीं तो वहाँ की पुलिस हमें पकड़ लेती है। तो यहाँ भी होना चाहिए, और ये कानून तो ज़बरदस्त तरीके से आना चाहिए। और अमित शाह जी का जो लगता है, उन्होंने जिस हिसाब से बंगाल में बोला है कि इसको लागू करके ही रहेंगे, तो इसी महीना अभी सूचना भी आ रही थी कि इसी महीना से इसको लागू कर दिया जाएगा। और देखिए आगे आगे क्या होता है, लागू तो होना ही है, इसमें दो राय नहीं है, और बहुत अच्छी चीज़ है देश के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या मुसलमानों के जो नेता हों, तो ये CAA कानून को लेके मुसलमानों के बीच में एक अफवाह पैदा कर रहे हैं कि भाई
उनको उनसे उनकी सिटीजनशिप को छीना जा जाएगा अगर ये कानून लागू होता है तो आप इस चीज़ को खारिज करते हैं, आप इसको नहीं मानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको इस बात को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी और जो बाहर से मुसलमान आए हैं उनको इस बारे में जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, और हो सके तो वो अपने आप देश छोड़ के चले जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो पुलिस पकड़ के उनको निकाह डिपोर्ट करेगी, उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, उनको भी ठीक नहीं लगेगा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही प्रेम जी कि रोहिंग्यास जो हैं वो पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वह मार काट, वो अपने माने एक जिहादी विचारों से ग्रसित रहते हैं और वहाँ किसी को भी मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इससे उस देश की शांति और श्रृंखला में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, काफ़ी नुकसान होता है। जी हाँ। और देश के डेवलपमेंट में भी काफ़ी बाधा उत्पन्न करते हैं ये लोग। प्रेम जी एक और खबर आ रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पाक ऑक्युपाइड पीओके जो है वो बहुत जल्दी भारत में शामिल होगा। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी शामिल होगा, और यही देखना है। मुझे तो लगता है कि जनवरी या फरवरी में ही ये काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतने जल्दी? इतना जल्दी, क्योंकि मोदी जी पीओके लेने के बाद चुनाव में जाना पसंद करेंगे, और देखिए, उम्मीद है कि फरवरी तक ये काम निपट जाएगा। मतलब मोदी जी कुछ ना कुछ विचार कर ही रहे हैं। हाँ, मोदी जी विचार कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, अजीत डोभाल, मोदी जी, जयशंकर, सब अपने अपने फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने के बाद ये काम भी खत्म होगा। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया है? ये धमाका बहुत जल्द लोगों को सुनने को मिलेगा। 22 जनवरी का राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है, उसके बाद ये धमाका लोगों को सुनने को मिलेगा। एक दिन समाचार आएगा, सवेरे सवेरे मोदी जी टीवी में आएंगे, बोलेंगे कि भाइयों बहनों, भारत की सीमा पीओके तक जाती है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात है, वो तो भारत का ही अभिन्न अंग है, तो हम भारतवासी भी वो खुले भारत- हृदय से उनका हाँ, स्वागत करेंगे। भारत का भी अभिन्न अंग है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे जी, वो जो पेपर साइन किए हैं वो इंडिया के पास है। एक्सेशन पेपर था कि हम भारत में विलय कर रहे हैं। जी। ये नेहरू जी की गलती थी कि वो उनके पास चला गया, और नेहरू जी ने फिर क्लेम भी नहीं किया, और हमारे पास पीओके लेने का सुनहरा मौका 1971 में आया था, जिस समय बांग्लादेश टूटा। उस समय 1971 में हमारे पास सुनहरा मौका था। उनके 93,000 सैनिकों को हमने रखा था, जी। तो उसके बदले में सौदा किया जा सकता था कि आप 93,000 सैनिक ले लो और पीओके इधर कर दो, जी, तो वो काम उस समय हो सकता था। जी हाँ। लेकिन इनकी तुष्टीकरण की मानसिकता के कारण, कांग्रेस की जो मुसलमान के प्रति तुष्टीकरण की मानसिकता है, जी। इसके कारण ही वो नहीं हो पाया। और हम जीतने के बाद भी शिमला समझौता में साइन किए, कोई तुक नहीं था शिमला समझौता साइन करने का। जी। समझौता कब होता है? तुम कुछ दिए, हम कुछ दिए, बात बराबर हुई तब। हमने तो उनका फेवर ही कर दिया। हमने 93,000 सैनिक को उनको दे दिया, तो ये तो उनके फेवर में ही गया। उनको सरेंडर करने के बाद भी हमने उनको वापस दे दिया, उसके बदले में हमने कुछ नहीं लिया उनसे। तो ये हमारे उस समय जो लीडरशिप थी उनकी दूसरी गलती थी। पहला गलती नेहरू जी की है, दूसरी गलती इंदिरा गांधी ने की। जी हाँ। कि उसी समय पीओके हम ले सकते थे, लेकिन हमने अपनी गलती के कारण उसको नहीं लिया। लेकिन अब वो समय नज़दीक है। जी। कुछ कर्म किसी एक आदमी के हाथ से ही बहुत सारे लिखे रहते हैं, तो ये काम भी मोदी जी के द्वारा ही होगा, और बहुत जल्द होगा। देशवासियों, चलिए, नेहरू जी ने जो गलती की थी, उम्मीद करते हैं कि अभी जो मौजूदा वक्त में जो सरकार है उन गलतियों में सुधार लाएगी और उसको अपने एक देश का हिस्सा बनाएगी। चलिए, ये तो होते रहेगा। तो आइए अब मित्रों, अब बात करते हैं कुछ प्रेम जी से जानने की कोशिश करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा क्या। तो प्रेम जी, आप कैसे देखते हैं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को, और क्या समाचार है हमारे दर्शकों के लिए? कुछ नया, कुछ खास आप कुछ लेकर आए तो जरा शेयर कीजिए उनके साथ में। देखिए, अर्थव्यवस्था 2024 में 23 में भी अर्थव्यवस्था बम थी, और 2024 में भी अर्थव्यवस्था बम है। जी हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि अभी एफडीआई का रिकॉर्ड एफडीआई का जो आंकड़े आ रहे हैं, जो विदेशी पैसा जो इंडिया में आ रहा है, वो माने हर दिन उसके जो डाटा आ रहा है, हर दिन नया ऊंचाई को छू रहा है। जी हाँ। इसी कारण सेंसेक्स भी बढ़ता जा रहा है। जी। सेंसेक्स भी नित्य नए रिकॉर्ड को टच करता जा रहा है। जी हाँ। तो इसी से मालूम चलता है अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है भारत की। जी। अभी और एक खबर मैं बता रहा हूँ। अभी 2024 10 जनवरी से 12 जनवरी वाइब्रेंट गुजरात एक समिट हो रहा है। जी। जिसमें गुजरात है वो विदेश से हो, देश से हो, इन्वेस्टर को अपने यहाँ इनवाइट करता है। जी। एज ए स्टेट गुजरात इन्वेस्टर को क्या सहूलियत दे सकता है, जैसे टैक्स हॉलीडे देना, जैसे कोई भी फैक्ट्री लगाया तो हम 5 साल का आपको टैक्स नहीं लेंगे आपसे। अच्छा। आप फैक्ट्री लगाइए 5 साल टैक्स फ्री, उसके बाद आप टैक्स दीजिएगा। जी हाँ। तो इस तरह गुजरात स्टेट क्या सहूलियत व्यापारियों को दे सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकता है, इस बारे में उनका बातचीत होता है। ये सम्मेलन 3 दिन चलेगा। जी। तो इसमें इतना हेवी डिमांड आ रहा है, इन्वेस्टर माने भागे भागे आ रहा है कि सारा कहीं मौका ना छूट जाए। जी। माने ये इसी से मालूम चलता है कि वहाँ पे होटल में रूम नहीं मिल रहा है। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइए आप। जी हाँ। एक 5 स्टार होटल में जी रूम का क्या टैरिफ होना चाहिए पर डे? देखिए, 5 स्टार होटल में अगर सूट की बात करते हैं तो 20-22 हज़ार 25 हज़ार तक पे अमूमन सामान्य दिनों में तो मिल ही जाता है। हाँ। और अगर कोई ऐसा कोई फेस्टिवल हुआ या छुट्टी वेकेशंस हुआ तो उसमें हमने देखा है कई बार कि वो 50 हज़ार 60 हज़ार तक भी चला जाता है। होटल का रूम 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में गुजरात में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इतनी बुकिंग वहाँ? हाँ, इतनी बुकिंग। और ये सिर्फ हो रहा है वो वाइब्रेंट गुजरात हाँ, जो उसी होने जा रहा है वाइब्रेंट उसके? गुजरात के कारण ही हो रहा है। अच्छा। और गुजरात गवर्नमेंट ने ही करीब 500 रूम बुक किए हैं। अपने जो गेस्ट आएंगे वहां पे, जी हाँ, जी हाँ। उनके लिए 500 रूम, 5 स्टार होटल के 500 रूम बुक किए हैं। अलग अलग होटलों में, एक जगह तो मिलेगा नहीं। अच्छा। 10 होटल में कहीं 50 रूम, कहीं 20 रूम, इस करके करीब 500 रूम बुक किए। मतलब ये बुकिंग सरकार ने खुद अपने तरफ से भी कर ली? सरकार अपने तरफ से किए हैं कि जो इंडस्ट्रीज लोग आएंगे उनको रहने वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो। और एक एक रूम का किराया 2-2 लाख रुपया जा रहा है। तो सोचिए कितनी मारामारी है। इसे से मालूम चलता है कि माने क्या हालत है, इकोनॉमी का क्या हालत है। माने वर्ल्ड के कोने कोने से लोग चाहते हैं। बोल रहे हैं कि 50 हज़ार 60 हज़ार का जो फेस्टिवल में होता वो आप जाके 2 लाख 2.5 लाख पहुंच गया। हाँ, 2 लाख 2.5 लाख का टैरिफ पर डे का आ रहा है। इससे तो अर्थव्यवस्था पे भी फर्क हाँ, पड़ेगा। काफी असर पड़ेगा। और इससे मालूम चलता है कि डिमांड कितनी हैवी है। जी हाँ। खाली होटल वाले क्यों, वहाँ जितने लोग आएंगे तो उससे सारे रेडी वाले भी कमाने लगेंगे उससे। जी हाँ, सारा कमाएंगे। जी हाँ। तो इससे मालूम चलता है कि डिमांड कितनी हैवी है। आज वर्ल्ड के कोने कोने से जी लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। जी जी। और आपने तो सुना ही होगा, एप्पल अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इसी तरह और भी लोग लगा रहे हैं, इंडियंस भी लगा रहे हैं। जी। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जी। और एक होड़ मची हुई है कि इंडिया में लगाया जाए, क्योंकि चाइना से जो भी फैक्ट्री बंद हो रही है वो इधर इंडिया आ रही है, नहीं तो वियतनाम जा रही है, फिलीपींस जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, इस तरह कंट्री भी जा रहे हैं। तो लेकिन उसका मेजर हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा जी हिंदुस्तान में आ रहा है। और इसीलिए से लगता है कि अभी आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी रहे जाने वाली है। बहुत बढ़िया खबर आपने दिया प्रेम जी ने, कितने बढ़िया से और आपको बताया है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में भी मोदी जी फर्क डाल दे रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे, और छोटे तो नहीं, इनको मैं छोटा तो नहीं कहूँगा, ये बड़ी बड़ी ओकेजन्स को क्रिएट करते हैं जिससे भी इनकम भी बढ़ जाता है लोगों का। एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको वो डेवलप करते हैं। इस तरह से फिर कमाई का जरिया भी लोगों का बढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, आपने सुना आज हमारे प्रेम जी से कि हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति में क्या हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आप हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा जानकारी दिए हैं। थैंक यू। और फिर से एक बार आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मंगलमय हो आपका ये वर्ष। शुक्रिया, धन्यवाद।